हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके मेरे चैनल डेडिकेटेड गुरुजी में। और आज हम करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार। इसके ऑथर हैं एनिस जंग, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं। इन्होंने बहुत सारे कॉलम्स, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स लिखे हैं। आप इनके बारे में मेरे पिछले पार्ट में देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो जो इस पार्ट का हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है मुकेश। मुकेश एक चाइल्ड लेबर है एक ग्लास बेंगल मेकिंग फैक्ट्री में, जो कि फिरोजाबाद में है। मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। तो ऑथर हमें स्टार्टिंग में बताती हैं कि जो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स। पर उसे कार्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस पर ऑथर मुकेश से पूछती हैं कि वो ऐसा मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा जब उसको कुछ पता ही नहीं है। तो मुकेश कह रहा है कि वो ही सेज दैट ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। वो ये सीख लेगा कि कार को कैसे चलाते हैं और उसकी जो बाकी फंक्शंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं। His dreams looms like mirage amidst the dust of the street that will fill his town फिरोजाबाद। तो जो उसके जो ड्रीम्स हैं, जो उसके सपने हैं, वो एक मिराज की तरह दिखाई देते हैं। मिराज जैसे एक छलावे की तरह है, क्योंकि मुकेश जिस कंडीशंस में रहता है उसके साथ इसको फुलफिल करना असंभव तो नहीं है, परंतु मुश्किल जरूर है। ऐसा आप बाद में समझेंगे कि ऑथर ऐसा क्यों कह रही हैं कि उसका ड्रीम एक मिराज यानी एक छलावे की तरह दिखाई दे रहा है। आपने अक्सर रेगिस्तानों में देखा होगा कि मिराज हमें दिखाई देता है जब भी लोगों को प्यास लगती है रेगिस्तान के अंदर, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे पानी है, परंतु वैसा कुछ होता नहीं है। तो इसके बारे में आप बाद में समझेंगे कि ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसका एक ड्रीम है, जो उसका ये स्वप्न है मोटर मैकेनिक बनने का, वो मिराज जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो ऑथर पहले बता देंगे जो फिरोजाबाद नाम का शहर है वो फेमस है अपनी बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए। और जो ये चूड़ियाँ हैं इनको कहा जाता है सिंबल्स ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग। तो जो भारतीय महिला है ये चूड़ियाँ उसके सुहाग की निशानी होती है। एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो जो प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद के अंदर रहता है वह चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। कि इसलिए फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक परिवार को चूड़ी बनाने की कला आती है और यहाँ पर हर परिवार चूड़ी बनाने की कला में ही सक्षम है। हेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। तो जहाँ पे ये परिवार हैं सभी फिरोजाबाद के अंदर, इन्होंने अपनी बहुत सारी पुश्तें बैंगल्स मेकिंग में गवा दी हैं। मतलब ये बहुत सारी जनरेशन से ये काम करते आ रहे हैं, जहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर फर्नेसेस के सामने, भट्टियों के सामने ग्लास के पीसेस को आपस में जोड़कर बैंगल्स बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज वन ऑफ देम। तो जो मुकेश का परिवार है वो भी इन सभी परिवारों में से एक है और ये भी बैंगल्स मेकिंग का कार्य करते हैं। इन ग्लास फर्नेसेस दीज चिल्ड्रन वर्क इन हाई टेम्परेचर्स इन टेंजिंग सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो यहाँ पर ऑथर हमें बताती हैं कि जो मुकेश है उस जैसे ही बच्चे यहाँ पर ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं। मतलब यहाँ पर पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे भी चूड़ियाँ बनाया काम करते हैं। और ये कार्य ये सभी हाई टेम्परेचर यानी बहुत अधिक तापमान के आगे रहकर, क्योंकि यहाँ भट्टियाँ हैं, भट्टियों में तो तापमान अधिक होता ही है, तो ये सभी बच्चे इस अधिक गर्मी में इंटेंसिव सेल्स यानी डिम लाइट वाले जो सेल्स होते हैं, जहाँ पर रोशनी ना मात्रा की होती है और हवा तो यहाँ पर बहुत ही कम आती है, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में बच्चे यहाँ पर ग्लास को वेल्ड करके बैंगल्स बनाया काम करते हैं। नोबडी नोज देम इट इज़ इलीगल। यहाँ पर किसी परिवार को ऐसा पता नहीं है कि ये सभी गैर कानूनी है। मतलब यहाँ पर लोग इतने असक्षम हैं, अनपढ़ हैं कि इनको ये पता ही नहीं है कि ये सभी चीज़ें गैर कानूनी है बच्चों से काम करवाना, और ये अंधाधुन बच्चों से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं। इफ लॉ विल इन्फोर्स देयर बाय द गवर्नमेंट इट मे बी पॉसिबल दैट दीज 20,000 चिल्ड्रन कैन गेट आउट फ्रॉम देयर। अगर कानून यहाँ पर लागू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑथर कहती हैं कि जो ये 20,000 बच्चे हैं, मतलब यहाँ पर बच्चे की संख्या 20,000 है जो यहाँ पर लगभग फाइनेंस में काम करते हैं, तो इन 20,000 बच्चों को इस चीज़ से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इन 20,000 बच्चों को फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है। यहाँ पर ये बच्चे भट्टे के सामने अपना बहुत सारा समय गवा देते हैं और ये ऑथर बताती हैं कि ये जो अपनी यहाँ हुई रोशनी है ये अपनी यंग एज में खो देते हैं। मतलब ये 18 साल के होने से पहले ही बहुत सारे लोग अंधे हो जाते हैं। मुकेश सेज दैट हिज हाउस इज रीबिल्डिंग। अब मुकेश कहता है कि उसका घर दोबारा से बन रहा है, यानी इससे पता चलता है कि जो मुकेश का घर है वो आज तक इनकम्प्लीट है, यानी मुकेश आज तक जिस घर में रहता आया है वो घर आज तक पूरा नहीं बना है कहीं भी। इसके बारे में आपको बाद में समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुकेश यहाँ पर कहता है कि उसका घर अभी रीबिल्ड हो रहा है, दोबारा से बन रहा है। मुकेश लिव्ड इन एन अनहाइजीनिक लोकेलिटी दैट वाज स्टिंकिंग लेस चोक्ड विद गार्बेज। तो जो मुकेश है वो एक अनहाइजीनिक अस्वास्थ्यपूर्वक लोकेलिटी एरिया में रहता है, जहाँ पर स्टिंकिंग लेस मतलब ऐसी बिल्कुल सी पतली और गंदी गलियाँ बनी हुई हैं जो हमेशा कूड़े करकट से भरी रहती है, मतलब जहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो मुकेश एक ऐसी लोकेलिटी में रहता है। हाउसेज विच आर प्रेजेंट देयर हैव क्रम्बलिंग वॉल्स वोबली डोर्स एंड नो विंडोज। और जो घर इस लोकेलिटी में मुकेश की लोकेलिटी में प्रेजेंट हैं उनकी दीवारें ऐसी ही गंदी हैं और ये दीवारें बिल्कुल ही मजबूत नहीं है। वोबली डोर्स हैं यानी जो दरवाजे हैं वो भी ऐसे हिलते डुलते हैं, मतलब वो फिक्स नहीं है और वो बिल्कुल मजबूत नहीं है। और खिड़कियाँ तो उसके जो आसपास के घर हैं उनमें है ही नहीं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिव देयर टुगेदर इन प्राइमरी स्टेट। और जो यहाँ पर सभी लोग हैं जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर एक प्राइमर यानी एक प्राचीन तरह की स्टेट में रहते हैं। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई मॉडर्न इंडिया का पार्ट है ही नहीं, ये एक बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर ऐसा लगता है ये लोग प्राचीन काल के वेश में रह रहे हैं। प्राइमर का मतलब मैंने नीचे आपको दिखा रखा है, सिग्निफाइज अर्लीस्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी जो हमारा इतिहास है उसके पहले के समय यानी प्राचीन काल को दर्शाता हुआ वर्ड।
मुकेश हाउस इज आल्सो लाइक दैट। तो जो मुकेश का घर है वो भी इन्हीं घरों की तरह है। इट हैड वोबली आयरन डोर। इसका जो दरवाज़ा है वो एक वोबली आयरन डोर है, यानी हिलता डुलता लोहे का दरवाज़ा है। इट वाज ए हाफ बिल्ट स्नैक। तो ये जो झोपड़ी है, जो मुकेश से घर है, वो एक हाफ बिल्ट है, यानी वो अभी पूरी तरीके से बना नहीं हुआ। वो एक अर्ध बनी हुई झोपड़ी है, मतलब वो अभी कंप्लीट नहीं है। वो कहीं कहीं से बना हुआ है और कहीं कहीं से वो बिल्कुल ओपन हाउस है, वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि मुकेश का घर भी बन रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा। एंड इट वाज थैच्ड विद डेड ग्रास। और ये जो एक पार्ट से है, वन ऑफ इट्स पार्ट वाज थैच्ड विद डेड ग्रास, यानी जो एक भाग है इस घर का वो ड्राई प्लांट प्रोडक्ट से बना हुआ है। मतलब ये कुछ ग्रास, पेड़ों की पत्तियां, फूल वगैरह, टहनी वगैरह, जड़ों से, इन चीज़ों से मुकेश के घर का एक हिस्सा बना हुआ है, यानी एक टेम्परेरी सा कच्चा घर है उसका। ए यंग वुमेन इज प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मुकेश का एक बड़ा भाई भी है और उसकी जो पत्नी है वो शाम के लिए वहाँ पर खाना तैयार कर रही होती है जब उधर मुकेश घर के अंदर एंटर करती है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। तो ऑथर बताती है कि उसको अभी से बहू का नाम दे दिया गया है, जबकि वो अभी एक छोटी ही लड़की है, मतलब उसकी शादी बेशक हो चुकी है परंतु उसकी एज बहुत यंग है और उसे घर में बहू के नाम से कमांड दिया जाता है। ऑन हर शोल्डर देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 3 मेंस, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। उसके कंधों पर अब यहाँ के घर के तीनों आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक तो मुकेश के बड़े भाई जिसकी वो पत्नी है, एक मुकेश खुद, और एक उसके फादर, मुकेश और उसके भाई के फादर। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो मुकेश की माँ है वो मर चुकी है और यहाँ पर बहू के ऊपर ही, जो यहाँ पर मुकेश की पत्नी है उसके ऊपर ही इन तीनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। इन तीनों का पूरा काम इस लड़की को ही करना पड़ता है। एज द कस्टम्स सी मस्ट वेल हर फेस बिफोर हर मेल एल्डर्स। तो यहाँ पर उतना बताती हैं कि जो रीति रिवाज के अनुसार हमें पता है कि जो औरत होती हैं घर की, वो घर के बड़े बुजुर्गों के आगे अपना घूंघट ओढ़ लेती है, अपना मुंह ढक लेती हैं और दीवार के पे जाके खड़ी हो जाती हैं जब भी वो आते हैं। तो ऐसा ही मुकेश की पत्नी के साथ है, मुकेश के भाई की पत्नी के साथ। जब भी उसके मुकेश के पिता आती हैं तो उसके भाई की जो पत्नी है वो अपना मुंह ढक लेती है, वो अपने घूंघट कर लेती है और दीवार के पीछे जाके छुप जाती है। द ओल्ड मैन फर्स्ट वर्ड एज ए टेलर एंड बेंगल मेकर। तो यहाँ पर हमें ऑथर बताती हैं कि जो मुकेश के फादर हैं वो पहले एक टेलर का काम किया करते थे, जैसा कि उन्होंने ऑथर को बताया, और बाद में वो एक बेंगल मेकर बन गए। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट है हाउस। ऑथर बताती हैं कि वो आज तक घर को बनाने में असक्षम रहे हैं। मतलब जैसा कि मुकेश कह रहा है उसका हाउस रिबिल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना घर तोड़ कर दोबारा बनाया है। उसका घर आज तक टेम्परेरी हाउस है, मतलब जैसा कि हमने देखा कि उसका घर डेड ग्रास, प्लांट्स प्रोडक्ट इनसे बना हुआ है, तो वो अब उस घर को धीरे धीरे पक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो उसके फादर, उनकी इनकम आज तक बहुत कम रही है और वो आज तक अपना घर भी नहीं बना पाए हैं। एंड सेंड हिज सन्स टू स्कूल। और वो आज तक मुकेश और उसके बड़े भाई को कभी स्कूल भी नहीं भेज पाए। उसके बड़े भाई की शादी हो चुकी है, मुकेश भी लगभग बहुत बड़ा हो चुका है, परंतु वो ना तो घर बना पाए और ना उन दोनों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग। परंतु वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब तो नहीं किया, परंतु उन्होंने आज तक मुकेश और उसके भाई को एक ही चीज़ सिखाई है, जो कि है चूड़ियाँ बनाने की कला। मतलब आज तक वो मुकेश और उसके भाई को चूड़ियाँ बनाने सिखा पाए हैं, क्योंकि हमें पता है मुकेश और उसका भाई दोनों ही छोटी उम्र से ही चूड़ियाँ बनाने के काम में लग गए थे, जैसा कि फिरोजाबाद के बाकी बच्चे लग जाते हैं जिनकी संख्या कुछ 20,000 है। मुकेश ग्रैंड मदर सेज इट इज कर्मा हिज डेस्टिनी। तो जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, यानी जो मुकेश की फादर की मोम है, वो कहती है कि ये मुकेश के पापा का कर्म है, यानी उनका भाग्य है और ये कभी भी नहीं बदल सकता, ये उनके किए गए कार्य का ही परिणाम है। सी हैज़ वाच्ड हर ओन हस्बैंड टू ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। मतलब जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि उन्होंने अपने खुद के पति को इन ग्लास की धूल से अंधा होते हुए देखा, यानी जो मुकेश के ग्रैंड फादर हैं वो भी जब जिंदा थे वो भी इन ग्लास बेंगल्स के कार्य में अंधे हो गए थे और उन्होंने भी अपनी आईसेट खो दी थी। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर ब्रोकन सिंप्लाइज। अब उसकी ग्रैंड मदर एक क्वेश्चन करती हैं कि क्या जो भगवान के द्वारा दी हुई ये एक पूर्वज द्वारा दी हुई एक परंपरा है, क्या ये कभी टूट पाएगी? मतलब जो उनकी पुश्तों से ये चूड़ियाँ बनाने की कला है जो चली आ रही है कि हर परिवार यहाँ पर चूड़ियाँ बनाता है और इनको कुछ काम नहीं आता, क्या ये कभी टूट पाएगी? क्या ये कभी और कुछ बढ़िया काम कर पाएंगे? वो ये क्वेश्चन करती हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन ओनली बेंगल्स। मुकेश ग्रैंड मदर बताती हैं कि चूड़ियाँ बनाने वालों के खानदान में जन्म लेकर उन्होंने आज तक केवल चूड़ियाँ ही देखी हैं। उनके घर में, उनके यार्ड में, दूसरों के घरों में, दूसरों के यार्ड में और फिरोजाबाद की गलियों में उन्होंने केवल बेंगल्स देखा है और कुछ नहीं देखा। स्पायरस ऑफ बेंगल्स सनी गोल्ड पेडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। वो कहती हैं कि उन्होंने बेंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं देखा और उन्होंने बेंगल्स को हर 7 कलर्स ऑफ रेनबोज में देखा है। मतलब इंद्रधनुष के अंदर जो भी 7 रंग होते हैं उन्होंने उन सभी कलरों की बेंगल्स को देखा है, परंतु उन्होंने बेंगल्स के अलावा और किसी चीज़ को आज तक इस शहर में देखा ही नहीं है, क्योंकि फिरोजाबाद में केवल बेंगल्स ही बिकती हैं। लाइन माउंट्स इन अनकैप्ड यार्ड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैडी टाउन। तो ये कहते हैं कि जो ये शैडी टाउन यानी स्मॉल एंड क्रूअल बिल्ट टाउन है, मतलब जो ये छोटा सा शहर है जो कि बहुत ही निर्दयी बन चुका है, क्योंकि ये कोई और काम दूसरों को करने ही नहीं देते। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल इन चूड़ियों के
ढेर को ही देखा है, इन्होंने केवल अलग अलग चीज़ों पे इन चूड़ियों को लटका कर ही देखा है और इन्होंने कुछ नहीं देखा। When in the dark hutments, elders built Bengal species, these children weld them to make Bengals. अब ऑथर बताती हैं कि जब अंधेरमयी झोपड़ियों में, फैक्ट्रियों में ये जो बड़े लोग हैं बेंगल्स के पीसेस को बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो ये जो बच्चे हैं इन बेंगल्स के पीसेस को आपस में जोड़कर चूड़ियों का निर्माण करते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी चूड़ी का निर्माण कर देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। जो इनकी आँखें हैं वो अंधेर में स्थान के लिए ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं और लाइट के लिए कम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी आँखों का प्यूपिल होता है, जो हमारी आँखों की रोशनी होती है, वो अंधेरे और लाइट के स्थानों के लिए अलग अलग एडजस्ट हो जाती है। वैसे ही ऑथर कहती हैं कि इनका डार्क प्लेस में रहने का एक्सपीरियंस आता है लाइट से ज़्यादा, मतलब ये डार्क प्लेस में ही काम करते हैं। दैट्स वाई दे लूज देयर आईसाइट एट द यंग एज। और क्योंकि इनको आंखों का संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि ये लोग डार्क प्लेसेस में ज़्यादा रहते हैं और लाइट में कम रहते हैं, इसलिए ये यंग एज में अपनी आईसाइट खो देते हैं, रोशनी खो देते हैं आंखों की। ए यंग गर्ल सविता वाज टीचिंग अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन। तो अब ऑथर बताती हैं कि जो एक उन्होंने लड़की को देखा जिसका नाम सविता है, और वो लड़की एक बूढ़ी औरत के साइड में बैठी हुई थी। शी इज़ वेयरिंग ए डार्क पिंक ड्रेस, और उसने एक डार्क पिंक ड्रेस पहनी हुई थी। शी वाज शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। वो वहाँ पर बेंगल्स के पीसेस को, ग्लास के पीस को जोड़ रही थी। हर हैंड्स मूव्ड मैकेनिकली लाइक द डोंग्स ऑफ ए मशीन। यानी उसने अपने हाथों को इतना परफेक्ट बना लिया था, उसको बेंगल्स के पीस को जोड़ने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, जो उसके हाथ थे वो मशीनों की बाहों की तरह चल रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई इंसान नहीं, उसके हाथ मशीन है। उसके हाथ ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो इतना फास्ट काम कर रही थी कि जैसा कोई मशीन भी नहीं कर सकती। इट अपियर्ड दैट शी डिडंट नो द सेंसिटिव ऑफ द बेंगल्स। परंतु ऑथर को ऐसे लगा था कि वो ये काम तो कर रही है, परंतु उसको उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जो चूड़ियाँ हैं वो इंडियन वुमेन स्वाग यानी भारतीय औरतों के स्वाग को रिप्रेजेंट करती हैं, स्पेशली मैरिज, और इसका कार्य शादियों में ज़्यादा होता है। परंतु सविता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा प्रतीत होता था। ऑथर सेड दीज बेंगल्स विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे। ऑथर कहती हैं कि जो ये चूड़ियाँ हैं एकदम, जो ये चूड़ियाँ हैं और जो शादी का प्रस्ताव है एकदम से उसके ऊपर एक दिन थोप दिया जाएगा। वैन हर हेड इज ड्रैप्ड इन ए रेड वेल। जब उसका सिर एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स रेड विद ही ना, और उसके हाथों पर मेहंदी रच दी जाएगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसी कलाई में लाल चूड़ियाँ डाल दी जाएंगी। द ओल्ड वुमेन सेड दैट शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime। तो यहाँ पर जो वो बूढ़ी औरत है जो सविता के साइड में बैठी हुई थी, वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया। मतलब वो लोग इतने गरीब हैं कि वो आज तक इतना पैसा भी नहीं जमा कर पाए थे एक टाइम पर कि वो भरपेट खाना खा सके। मतलब उन्होंने वन फुल मील अपनी लाइफ में कभी इंजॉय नहीं किया। हर हस्बैंड डजंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स। और जो वो वाली बूढ़ी औरत है जो सविता के साइड में बैठी हुई हैं, वो भी कहती हैं कि उनके पति को भी बेंगल्स के अलावा किसी चीज़ का और ज्ञान नहीं है। ऑल ही हैज़ डन इज मेड ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। परंतु जो उन बूढ़ी औरत के पति हैं वो कम से कम अपने एक घर बनाने में सक्षम हुए हैं। जैसे हमें पता है मुकेश के फादर हैं, वो आज तक घर भी नहीं बना पाए हैं, परंतु वो बूढ़ी औरत कहती है कि हम उसके जो पति हैं उन्होंने तो एक घर का निर्माण कर लिया था, परंतु उनको भी बेंगल्स के अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है। They are not able to organize themselves in a cooperative because they have fallen into the vicious circle of middlemen in which their fathers and forefathers are trapped। अब जब उधर उनसे पूछते हैं कि आप अपने आप को एक कॉर्पोरेटिव, एक कंपनी के रूप में क्यों नहीं स्थापित कर लेते जिससे आपको मुनाफा ज़्यादा हो, तो वो कहते हैं कि वो एक विस्कस यानी क्रूअल, एक निर्दयपूर्वक जाल में फंसे हुए हैं मिडलमैन के, यानी मध्यकालीन वर्ग के, जिसके अंदर उनके फादर, उनके पिता और उनके फोर फादर यानी उनके पूर्वज कई पुस्तों से फंसे हुए हैं। हमारा मतलब वो एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कई सारे लोग, पुलिस, साहूकार और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के, कि वो इस जाल में से कभी निकल नहीं सकते। व्हेन दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन ए कॉर्पोरेटिव। अब वो लोग बताते हैं कि जब वो अपने आप को एक कॉर्पोरेटिव कंपनी के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, दे वुड बी बिटन अप बाय द पुलिस एंड ट्रैप्ड इन द जेल। तो पुलिस उन्हें बहुत ज़्यादा पीटती है और उन्हें जेल में डाल देती है, इसलिए वो ये सब करने में असमर्थ हैं। अकॉर्डिंग टू दम इट इज़ इनलीगल। और पुलिस उन्हें कहती है कि अगर तुम लोग अपने आप को कॉर्पोरेटिव में ऑर्गेनाइज करोगे तो ये कानून के विरुद्ध होगा। मतलब पुलिस साहूकार, जो मिडलमैन, जो बाकी लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, वो सभी इस चीज़ को कहते हैं कि ये सभी इलीगल चीज़ है जो तुम करना चाहते हो अपने आप को कॉर्पोरेटिव में ऑर्गेनाइज करके। मतलब वो इनको ये सलाह देते हैं कि कंपनी बनाना गैर कानूनी काम है तुम्हारे लिए। ऑथर नोटिस द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड देयर। तो अब ऑथर एक निष्कर्ष पर निकलती हैं कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर दो संसार बसे हुए हैं। दो संसार कैसे? वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। जो एक तरह का यहाँ पे वर्ल्ड है, जो एक तरह का यहाँ पे संसार है, उसमें वो देखती हैं कि जो यहाँ पर परिवार है वो सभी लोग गरीबी के नीचे दबे हुए हैं और वो ये मान चुके हैं कि ये उनका जन्मजात अधिकार बस इतना ही है और ये इससे कहीं बाहर नहीं निकल सकते। जो दूसरा यहाँ पे वर्ल्ड है, जो दूसरा यहाँ पे संसार बसा हुआ है, उसमें उधर देखती हैं कि द अदर वर्ल्ड इज ए विस्कस सर्कल ऑफ साहूकार, द मिडलमैन, द पॉलिटिशियन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। जो दूसरा यहाँ पे संसार है उसके अंदर उन्होंने लोगों ने एक ऐसा जाल बुन रखा है जो साहूकार, मिडलमैन, पॉलिटिशियन
जो कानून के रखवाले हैं ये सभी उसको उसके अंदर आते हैं और इन सभी लोगों ने मिलकर अपने जाल के अंदर इन लोगों को फंसा रखा है जो मुख्य शहर के लोग हैं। और ये लोग अब इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। स्टिग्मा का अर्थ होता है मार्क ऑफ शेम यानी कलंकित, और ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है पर्सन हु इज आउट वन ऑफ द पीपल हु रन्स ए गवर्नमेंट और बिग कंपनी एंड हु डज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ दैट गवर्नमेंट एंड कंपनी। ब्यूरोक्रेट्स उन लोगों को कहते हैं जो लोग उन लोगों में से एक होते हैं जो किसी गवर्नमेंट या बड़ी कंपनी को चलाते हैं और उनका रूल का पालन करके उस गवर्नमेंट को आगे बढ़ाते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जाल बुना हुआ है उसमें साहूकार, मिडलमैन, पॉलिटिशियन, कानून के रखवाले और ये सभी लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं इन सभी लोगों ने अपना जाल बुना हुआ है ताकि ये लोग मुख्य शहर के लोग अपनी बैंगल्स को डायरेक्ट रूप से ना बेच सकें, वो इनको इन लोगों के द्वारा ही बेच सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने मुख्य से लोगों को पूरी तरह से फंसा रखा है और ये मुकेश के लोगों को इन लोगों से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कांट पुट डाउन। तो जो ये मुकेश और उसके शहर के लोग हैं इन सभी लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर इतना भार डाल दिया है कि अब इनसे कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। इन पर इतना लोड डाल दिया है, इतनी जिम्मेदारी डाल दी हैं इन छोटे छोटे बच्चों पर कि इनके लिए इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। विद टाइम ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरल एज फादर। और धीरे धीरे ये बच्चे इसको अपने पिता की तरह ही अपने भाग्य का कर्मा मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि यही इनका भाग्य है और इनको इसी के साथ जीना पड़ेगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। मतलब ऑथर कहती हैं कि कुछ और करना का मतलब होगा साहस करना, यानी अगर ये लोग बैंगल्स मेकर के अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो इनको साहस दिखाना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि जानते हैं इनको साहूकार, पुलिसमैन, गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग इन सभी से लड़ना पड़ेगा। तो कुछ और करने का मतलब है साहस दिखाना और साहस इनके ग्रोथ का एक पार्ट नहीं है। मतलब आज तक जब तक ये बच्चे बड़े होते हैं इनको साहस नाम के ऊपर कुछ नहीं सिखाया जाता, इनको कभी साहस से जीना ही नहीं सिखाया जाता। ये केवल एक बोझ से जब कर रह जाते हैं, इनके लिए साहस नाम का शब्द इनके जिस्म और दिमाग में है ही नहीं। ऑथर ऑब्जर्व सेंस ऑफ लेस इन मुकेश बिकॉज ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। पर ऑथर देखती है कि इन सभी बच्चों के परे मुकेश नाम का जो बच्चा है उसके अंदर एक रोशनी, उसके अंदर एक झलक दिखाई देती है भविष्य की रोशनी की, क्योंकि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और बैंगल मेकर के काम को छोड़ना चाहता है। ही सेज दैट ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न एवरीथिंग अबाउट कार्स। मुकेश कहता है कि वो गैरेज में जाएगा और कार्स के बारे में सब कुछ सीख लेगा क्योंकि अब भी उसे कुछ भी नहीं आता है और वो इन सभी चीज़ों को सीखना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बट मुकेश ड्रीम्स आर आल्सो लिमिटेड ओनली अप टू कार्स। पर ऑथर कहते हैं कि जो मुकेश के सपने हैं वो भी केवल काल तक सीमित है, क्योंकि जब एक बार ऑथर ने मुकेश से पूछा था क्या तुम कभी प्लेन उड़ाने के बारे में भी सोचते हो, तो मुकेश ने अपनी चुप्पी रख ली। मतलब मुकेश हमेशा चुप रहा और बाद में उसने कहा नहीं नहीं मैं कभी प्लेन नहीं उड़ाना चाहता। मतलब वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो चुका था, वो शर्मिंदा हो चुका था क्योंकि उसका जो सपना है वो कार तक ही सीमित है, क्योंकि वो जो अपने आसपास के घर हैं उनके आसपास जो सड़कें हैं वहाँ पर वो कार्स को चलते देख सकता है और प्लेन उड़ाना उसके सपने से ही बहुत परे है। मतलब प्लेन उड़ाना उसकी इमेजिनेशन के भी परे है। इन द एंड ऑथर सेज दैट फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अंत में ऑथर कहती हैं कि फिरोजाबाद के ऊपर बहुत ही कम प्लेन चलते हैं। इसका मतलब है फिरोजाबाद एक ऐसा है, एक तो वहाँ पर कम प्लेन भी उड़ते हैं ऊपर, और दूसरा इस लाइन का मतलब ये भी निकलता है कि प्लेन्स का मतलब हम उन बच्चों से देख सकते हैं जो डेयर करते हैं बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और कार्य करने की, क्योंकि एयरप्लेन्स मुकेश जैसे बच्चों को कहा जा सकता है कि जो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो फिरोजाबाद के अंदर कुछ और कार्य करने की हिम्मत करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।